नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं भावना मंगलमुखी जी, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से चलकर दिल्ली पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी हैं, मेरे हाथ में हैं। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये पहली बुक, इसका नाम है वर्तमान विडंबनाएं एवं यथार्थ। दूसरा है मेरे सपनों का भारत। तीसरा है जिंदगी के रंग परिस्थिति के संग, और चौथी बुक है अध्यात्म से तर्क की ओर। भावना जी जो हैं मुंबई से आई हैं और एक बड़ी ही कठिन परिस्थिति से गुजरी हैं। इस हालात तक, यहाँ तक जो पहुँची हैं, किताबें लिखी हैं और ज़िंदगी में क्या क्या कुछ झेला, इनसे पूछते हैं इन किताबों के पीछे लिखने का मकसद क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते सर। नमस्ते। मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आपने किताब लिखी है, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आप कौन हैं, क्या करती हैं, कहाँ से आई हैं, थोड़ा सा बताएं पहले अपने। मैं मात्र किन्नर नहीं हूँ, मैं नर और नारी के बीच की कड़ी हूँ, इसलिए दोनों की भावना को समझी हूँ और ये बात समझाने कई बार अड़ी हूँ और आज आप सबके बीच में खड़ी हूँ। मैं भावना मंगलमुखी मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के देवली बाबूजी गांव से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं मेरी आजीविका के लिए दाणू के महाराष्ट्र के पालघर जिले के दाणू स्टेशन पर गुजारा करती हूँ। नहीं, आप मुंबई रहती हैं, आपने कहा कि आप राजस्थान से हैं, तो क्या क्या दिक्कत आई अपनी किताबें जो लिखनी पड़ी, क्यों लिखी अपने समाज के लिए? जैसे अपने मेरे सपनों का भारत, इसके पीछे की क्या कहानी है? सर जी, ये तो एक्चुअली क्या है कि मेरी जो घर की परिस्थिति थी, मेरे पिताजी पागल थे काफ़ी सालों से, मतलब मेरे जन्म से पहले से ही। मतलब मेरी मम्मी यूँ समझो कि 11 महीने ससुराल आने की 11 महीने के उपरांत ही मतलब पिताजी पागल हो गए थे। ठीक है। और मतलब मेरा बचपन जो है बहुत अभाव में गुजरा। तो इतनी विकट परिस्थिति होने के बावजूद भी मतलब जैसे मुझे कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही थी, जैसे कोई आजकल मिलता है ना बीपीएल और ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। जबकि मेरे गांव में मतलब गांव का वार्ड पंच से लगा के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, एमएलए, सांसद तक मेरे समाज के होते थे। तो फिर मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि मतलब अगर मुझे कुछ मौका मिले तो मैं मतलब मेरे जैसे अभावग्रस्त लोग हैं, क्योंकि जिसने झेला हो उसी को हर प्रकार की मतलब मुसीबत जो है वो समझ में आती है। तो ऐसे लोगों का जीवन बदलने के लिए भाई कोई कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है, बस जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, तो ये आमूलचूल परिवर्तन करना है मुझे। इस वजह से मैं हमेशा से बचपन से ही मतलब मेरा एक एम था कि मुझे देर सवेर कभी भी अगर मौका मिला तो मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहूंगी। तो वैसे जब मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ था तो हमारे उधर परिचय सम्मेलन होता था, उसमें सबसे मतलब पूछा गया था कि आपको एम क्या है। तो अब मैं क्या है कि हमेशा से बहुत छोटा कभी सोचती नहीं हूँ। अच्छा। बड़ा ही सोचती हूँ। मेरा मानना यह है कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रहना चाहिए। अपना मतलब निगाहें जितनी ऊपर रहेगी ना, तीर उतना ही ऊपर जाएगा। अगर पहले से ही जमीन पे ही सोच रहे तो फिर तीर ऊपर जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा ही रखना चाहिए और स्तर बाय स्तर मतलब आगे ऊपर उठने का भी प्रयास करना चाहिए। तो इसी कड़ी में मैंने वहां बोल दिया था कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। अच्छा। ठीक है। और फिर एक बार ऐसा भी हुआ कि एक टॉपिक आशुभाषण का मतलब प्रतियोगिता चल रहा था, तो मुझे टॉपिक भी मिल गया कि काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो मैंने उस पे उस समय तो ज्यादा तो नहीं बोल पाई थी, लेकिन फिर भी उसके बाद बहुत सारे बच्चे, टीचर्स वगैरह सब मुझे मतलब प्रधानमंत्री बोलते थे। अच्छा। तो फिर मैंने भी सोचा कि अगर सब बोलते हैं तो मुझे कुछ मेरा विजन पेश करना चाहिए। भले मैं प्रधानमंत्री नहीं बनी कोई बात नहीं, बट अगर बनने का मौका मिलता है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसलिए फिर ये मैंने मेरे सपनों का भारत, ये आपने पुस्तक मतलब उसी समय का आइडिया है, मतलब नवोदय में रहते हुए जो आप नवोदय में थे। हाँ। तो उसको आपने एजुकेशन नवोदय से ली है? हाँ, नवोदय से। तो अभी की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? देश किस हिसाब से आपको लग रहा है कि परिस्थितियाँ सही नहीं है? देश में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, करप्शन, और इसके अलावा जो अपराध हैं और जो समाज का जो एक तरह से डिवाइड हो रहा है, वो आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं समाज में, या जो सरकार का काम कर रही है ठीक काम कर रही है? सर जी, जब मेरा नवोदय में सिलेक्ट, मतलब देखो बचपन में तो मैंने बताया बहुत अभाव में रही, तो हमेशा मेरी सरकार से शिकायत रही। लेकिन जैसे ही नवोदय में सिलेक्शन हुआ तब मेरी थोड़ी सी सरकार के प्रति मतलब एक
आस्था बढ़ी, मतलब भरोसा बढ़ा कि नहीं सरकार भी कुछ हेल्प कर रही है किसी की। तो वहाँ मेरा पूरा फ्री ऑफ एजुकेशन मतलब कॉस्ट एजुकेशन हुआ पूरे 7 साल। मुझे वहाँ मतलब हर प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिला। मैं 1 साल दीव में माइग्रेशन के तौर पे दीव भी पढ़ने गई। लेकिन जब नवोदय से बाहर निकले उसके बाद फिर वापस वही कि ना कोई समाज का सपोर्ट मिल रहा है, ना कोई सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। नहीं, एज ए किन्नर होते आपने बहुत सारी फिर चीज़ों को जो समाज का एक तरह से इसके लिए जो सोच थी उसमें आपने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें महसूस की कि हमारे साथ जो है काफ़ी सारा जो अनफेयर हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे नवोदय में हम पढ़ते थे तो हमको बिल्कुल भी जाति धर्म इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं, माइंड में ही नहीं था, कोई किसी जानता ही नहीं था कि कौन क्या है। लेकिन तब एक छोटी सी बीज बो दिया गया था। अच्छा। वो ये था कि 2003 में जब हम 9th क्लास में आए तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तब हुआ ये था कि कंप्यूटर शिक्षा के नाम पे एक छोटी सी शुल्क राशि वहां लागू की गई थी और वो की गई थी सिर्फ जनरल और ओबीसी वालों के लिए, SC ST वालों के लिए नहीं थी। तो मतलब कौन फीस भर रहा है कौन नहीं भर रहा है इसी आधार पे मतलब थोड़ा फ्रैक्शन होने लगा। लेकिन वो बहुत छोटा अमाउंट था इसलिए बहुत ज्यादा गंभीरता से किसी ने नहीं लिया। उसके उपरांत 2004 से लगा के लगभग 2018 तक मतलब 14 तक मनमोहन सिंह जी रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। 200 रुपया लगता था और लोगों को लगता था कि भाई कंप्यूटर शिक्षा एक नया कुछ मिला उसके बदले कुछ दे रहे हैं। लेकिन 2018 से मोदी जी ने 1500 रुपये फीस कर दी वहां पे। अच्छा। तो अब ये 2014 से हाँ अब बहुत विजिबल होने लगा। मतलब अब वहां भी आप देखेंगे कि मतलब आरक्षित वर्ग वर्सेस अनारक्षित वर्ग, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड में भी आपस में थोड़ा सा टकराव होने लग गया। मतलब सबको पता है ना कि यार ये तो बिल्कुल फ्री में पढ़ रहा है और मैं पैसा दे के पढ़ रहा हूँ। तो ये अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि आप जो एलुमिनी आ रहे हैं नवोदय के जो न्यू लेटेस्ट उनमें भी ये भावनाएं आ रही है कि मतलब अपना जाति अपना धर्म अपना ये सब मतलब जो खाई पट रही थी वो धीरे धीरे वापस चौड़ी हो रही है। समाज में रहते हुए और किन चीज़ों का आपने सामना किया और फिर जो आप एक्टिविस्ट के तौर पे सारी चीज़ें कर रही हैं, सोशल सर्विस कर रही हैं, तो वहाँ आपको किन लोगों ने सपोर्ट किया किसने नहीं किया उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर जी मुझे जो है मतलब हमेशा देखो मेरी एक सोच रहती है और हर इंसान की सोच रहती है, निराशा वहीं हाथ लगेगी जहां आप उम्मीद रखेंगे। जिससे कोई उम्मीद ही नहीं है वहां निराश होने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी मेरे एक तो कि नवोदय के दोस्त, क्योंकि नवोदय सबसे ज्यादा मतलब क्रीम थे, वो जिले की टॉपर थे और मेरी एक विशेष परिस्थिति की वजह से मैं पीछे रह गई। बाकी सबके सब मेरे साथ पड़े हुए अच्छे पदों पे भी है। तो मैं उनसे ये तो नहीं उम्मीद करती थी कि वो मेरा फाइनेंशियली सपोर्ट करे, बट इतना मैं सपोर्ट करती मतलब उम्मीद करती थी कि वो मानसिक रूप से मेरा मतलब अगर मैं मान लो किताबें भी लिख रही हूँ तो वो मेरा प्रोत्साहन करे, ठीक है, मनोबल बढ़ाए। वैसे मान लो कि मुझे भीख देकर मेरी मतलब उनको अगर लगता है किसी को कि यार हम पैसे की मदद करके देंगे तो हो सकता है कि ये भीख हम अपने दोस्त को कैसे दे, तो वो मेरी किताबें खरीद के तो सहयोग कर सकते थे लेकिन नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि हम तो बड़े हैं, फुर्सत ही नहीं है पढ़ने की या क्यों पढ़े या जो भी है। ये किताबें आपकी कहीं किसी पोर्टल्स वगैरह पे अमेज़न वगैरह पे हैं मौजूद? हाँ अमेज़न पे भी है और फ्लिपकार्ट पे भी है। और इस बार तो मैं बता देती हूँ कि मेरी बुक अगर कोई ऑर्डर भी करता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि होम डिलीवरी भी है फ्लिपकार्ट की तरफ से। अमेज़न पे नहीं है लेकिन फ्लिपकार्ट पे फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी भी है, प्लस कोई चारों किताब एक साथ कॉम्बो मंगाता है तो उसमें ऑफर भी है। ठीक ठीक है। तो ये इनकी बुक्स हैं, चारों बुक्स, और आपको पढ़नी चाहिए कि जीवन में संघर्ष करके अपने आप को कैसे साबित किया जा सकता है, कैसे मुख्य धारा से आप लोग जुड़ सकते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की, नवोदय में एजुकेशन के बाद में बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा लेकिन समाज में एक अपनी पहचान भी बनाई है। मुंबई से दिल्ली आई थी। ये चारों किताबों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उनसे किसी और मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आज इनके बारे में जाना, फिर आगे चलकर समाज के अलग अलग मुद्दे और जो राजनीतिक में मुद्दे होते हैं उस पर भी बातचीत इनसे करते रहेंगे। तो फिलहाल भावना मुखी जी की बात आप लोग शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।